Hello guys, my name is Dharmendra Panjwani and we were doing cash flow statements for class 12th. हमने फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा था जिसमें हमने नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम कंटिन्यू करेंगे विद पार्ट 2। ठीक है, यहाँ से थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का पार्ट बनती है स्टार्ट होंगी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। राइट नाउ, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो में किस तरीके की चीजें आ सकती है। कैश फ्लोज implies movement of cash in and out due to some non cash items, यानी कि some non cash items की वजह से कैश का मूवमेंट होना, कैश का आना या कैश का जाना। ठीक है, जैसे कि रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम अ नॉन कैश आइटम इज टर्म्ड एज कैश इनफ्लो, and while cash payment in respect of such items as कैश आउटफ्लो, जो कि मैंने आपको बताया था कैश आउटफ्लो यानी मान लो आपने कैश पेमेंट किया, कैश इनफ्लो यानी आपको कोई पैसा मिला। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी बाय पेइंग कैश इज कैश आउटफ्लो, वाइल सेल प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी इज कैश इनफ्लो। आपने मशीन बेची और आपको पैसा मिला, पैसा मिला मतलब कैश इनफ्लो। सिमिलरली, आपने मशीन बेची नहीं, आपने मशीन खरीदी। ठीक है, आपने मशीन खरीदी तो उसको खरीदने के लिए आपने क्या पे किया, पैसा पे किया, कैश पे किया। ठीक है, तो हमने कैश पे किया, हमारे यहाँ से कैश गया, दैट मीन्स क्या हुआ, कैश आउटफ्लो। ठीक है, अदर एग्जांपल्स ऑफ कैश फ्लोज इंक्लूड कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी डेटर्स से पैसा कलेक्ट करना, डेटर्स कम हो जाएगा और पैसा अपने को मिलेगा यानी कैश इनफ्लो होगा। पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स को पैसा देना। ठीक है, मेरे लाइबिलिटी में दिख रहे क्रेडिटर्स, मैंने उनको पैसा देके चुका दिया, मेरी लाइबिलिटी खत्म कर दी। ठीक है, तो क्या होगा, ये कैश आउटफ्लो होगा क्योंकि मैंने पैसा दिया है। पेमेंट टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को सैलरी दी है। ठीक है, तो क्या होगा मेरा कैश आउटफ्लो। सिमिलरली, डिविडेंड मुझे मिला है, इंटरेस्ट पेमेंट्स मैंने किए हैं, डिविडेंड मिला यानी मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था किसी दूसरी कंपनी में, एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उसके कुछ शेयर्स खरीद रखे थे। ठीक है, जिन शेयर्स पे उस कंपनी को, यानी कि मैं थोड़ा आपको क्लियरली बता देता हूँ, ए कंपनी ने बी कंपनी के शेयर खरीद रखे थे। ठीक है, और बी कंपनी ने उन शेयर्स पे पे किया डिविडेंड। ठीक है, क्या पे किया, डिविडेंड, तो ए कंपनी को क्या मिला, डिविडेंड। क्या मिला, डिविडेंड। नाउ सिमिलरली, इंटरेस्ट पेमेंट्स, मैंने किसी से लोन लिया है तो मैं इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा, दैट इज आर कैश आउटफ्लो। कैश मैनेजमेंट इंक्लूड्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स, hence purchase of marketable securities or short term investments which constitutes cash equivalents is not considered while preparing cash flow statement, यानी कि जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं उनको फिलहाल हम कुछ कंसिडर नहीं करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। बाकी व्हाट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, व्हाट आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, उसका मैंने ऊपर आपको बता दिया। दोज आर कंसिडर्ड एज व्हाट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दोज आर कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट्स, बट फॉर द सेक ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हम उनको कंसिडर नहीं करते। ठीक है, classification of entries for the preparation of cash flow statement। नाउ सबसे पहले अपन नोट्स में आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये रहे हमारे नोट्स। यहाँ मैं पेन ले लेता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो एक्टिविटीज। ठीक है, I'll let you know there are, as per Ind-AS 3, sorry, as per AS 3, not Ind-AS 3, and in terms of Ind-AS हम कह सकते हैं Ind-AS 7। ठीक है, there are three types of
three categories which I'd rather say. Three categories. First is operating, second is investing, and third is financing activities. ठीक है. Now basic एकदम basic बात करते हैं अपन. There are three categories of cash flows. ठीक है. और कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. ठीक है. सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कैश फ्लोज. ठीक है. और ये कैटेगरीज किस चीज़ की है? एक्टिविटीज़ की कैटेगरी है. ठीक है. जो एक्टिविटीज़ कैश फ्लो से रिगार्डिंग रिलेटेड होती है. ठीक है. जो कैश फ्लो से रिगार्डिंग रिलेटेड होती है सारी एक्टिविटीज़. ठीक है. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. नाउ इन जनरल टर्म्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी? I think you can. ठीक है. In general terms, you can tell me what is investing activity? Yes, you can. And again, in general terms, can you tell me what is financing activity? Yes, you can. ठीक है. Now, what are operating activities? सर, ऐसी activities जिनके थ्रू मैं अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूँ, जिनके थ्रू मैं अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अपन ऑल टाइम अपना पेंसिल बना रहे हैं, उसका ये एग्जाम्पल लेंगे. सर, मैं पेंसिल बना रहा हूँ. ठीक है. मेरे लिए कैश फ्लो से रिगार्डिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी? ठीक है. कैश फ्लो से रिगार्डिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होगी? सर, मैंने सेल किया, मेरे को पैसा मिला. ठीक है. दैट इज़ माई ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ठीक है. सर, मैंने परचेज किया, मेरे यहाँ से पैसा गया, दैट इज़ माई व्हाट? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ठीक है. सिमिलरली, मैंने अपना रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट किया. ठीक है. मैंने रेंट का पेमेंट किया. ठीक है. अब मुझे काम करने के लिए वर्क स्पेस चाहिए, तो उस स्पेस के लिए मुझे रेंट का पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो मैंने रेंट का पेमेंट किया. ठीक है. नाउ दीज आर माई ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. डेप्रिसिएशन, रेंट का रेंट डेप्रिसिएशन हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती. ठीक है. आई टेल यू. आप सोचोगे क्यों सर, डेप्रिसिएशन तो होनी चाहिए ना. सर, डेप्रिसिएशन तो होनी चाहिए तब जब ये कैश एक्टिविटी हो. डेप्रिसिएशन में कोई कैश का लेना देना नहीं है. ठीक है. सो ऐसी चीज़ें जिसमें कैश का लेना देना ही नहीं है, वो किसी एक्टिविटी में नहीं आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. सेकेंड ऑफ ऑल, जिन एक्टिविटीज़ में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो है, जिन एक्टिविटीज़ में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो है, ठीक है, उनको आप इन तीनों में से किसी एक में कैटेगराइज करोगे. नाउ यू नो व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ठीक है. जिनसे मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस रन कर रहे हैं, जैसे मैं एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहा हूँ, मैं रेंट पे कर रहा हूँ. ठीक है. और भी कई सारे छोट-मोट हो सकता है, मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहा हूँ, तो मेरा क्या हो रहा है? कैश आउटफ्लो हो रहा है. दैट इज व्हाट? दैट इज माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड एक्टिविटी. ठीक है. फर्स्ट वी डिस्कस्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ठीक है. मैं एक बार आपको थ्योरेटिकली पूरा बता रहा हूँ. ठीक है. एंड देन वी कैन रीड कि क्या क्या दिया हुआ है हमारी बुक में. ठीक है. द सेकेंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. द सेकेंड इज व्हाट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. नाउ यू नो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है जनरल सेंस में. सर, हाँ, आप किसी से भी पूछोगे उसका बेसिक, खासकर स्कूल के बच्चों का बेसिक सवाल होगा, सर ऐसी एक्टिविटीज जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो. ठीक है. बेसिक आंसर, वेरी बेसिक आंसर. ठीक है. बट इट इज़ ट्रू. अब आप बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्लासिफाई करोगे? ठीक है. सिंपली आई कैन से परचेज ऑफ मशीनरी. ठीक है. परचेज ऑफ मशीनरी मेरी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ठीक है. मान लो मैंने लैंड परचेज की. मैंने किस वजह से लैंड परचेज की? सर, मैंने लैंड इस वजह से परचेज की ताकि मैं लैंड को संभाल के रखूं और उसे 5 साल बाद बेच दूं ऑन अ हायर वैल्यू. तो ये क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट ही तो हुआ. मैंने लैंड खरीदी और मैंने लैंड ऑपरेशंस करने के लिए नहीं खरीदी, मैंने इसीलिए खरीदी ताकि लैंड पड़े पड़े उसकी वैल्यू बढ़ जाए और मैं बढ़ी हुई वैल्यू में लैंड को बेच दूं. ठीक है. दैट इज व्हाट कम्स इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. जैसे कि परचेज ऑफ एसेट्स एंड सेल ऑफ एसेट्स. मैं परचेज करूंगा एसेट तो क्या होगा? मेरा कैश आउटफ्लो. मैं सेल करूंगा एसेट्स तो मेरा क्या होगा? कैश इनफ्लो. सिमिलरली, मैं अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करूंगा, मैं लैंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है. मैं लैंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैंने कैश दिए, कैश आउटफ्लो, मैंने लैंड खरीद ली.
ठीक है, तो मेरा कैश आउटफ्लो। सिमिलरली मेरे पास एक लैंड पड़ी थी, मैंने वो लैंड बेच दी, ठीक है, मैंने वो लैंड बेच दी, तो क्या हुआ, मेरे पास कैश आया, यानी कैश इनफ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है। सिमिलरली आप शेयर्स में पैसा डाल रहे हो, आप किसी और कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा डाल रहे हो, तो व्हाट इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नाउ वी गो ऑन टू थर्ड वन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। व्हाट फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। नाउ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सिंपली ये आता है कि कंपनी के फाइनेंसेस से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, कंपनी को कैपिटल का रिक्वायरमेंट था, ठीक है, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने शेयर्स इशू करे, कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर्स इशू करे, ठीक है। कंपनी ने अपने शेयर्स इशू करे तो कंपनी ने शेयर्स दिए होंगे लोगों को, और लोगों ने शेयर्स के बदले क्या दिया होगा, अमाउंट, पैसे दिया होगा, यानी कंपनी को क्या हुआ, कैश इनफ्लो हुआ। इट इज़ व्हाट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। कंपनी को पैसे की रिक्वायर्ड थी, कंपनी ने फाइनेंस करा, किस फॉर्म में करा, इक्विटी के फॉर्म में करा, दैट्स व्हाट वी कॉल, शेयर्स को इक्विटी बोलेंगे, ठीक है। और सर मैं सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकता हूँ, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे, मेरे पास पैसा आया, कैश इनफ्लो, व्हाट इट इज, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। सिमिलरली हम इनका उल्टा भी कर सकते हैं, मेरे पास शेयर्स पड़े, ठीक है, मेरे पास शेयर्स पड़े, शेयर्स का तो खैर बायबैक होता है, ठीक है। बायबैक क्या होता है शेयर्स का, कंपनी को बाहर से जो जिन जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे हुए हैं, कंपनी उनको क्या करती है, वापस शेयर्स के पैसे दे देती है और शेयर्स वापस अपने पास बुला लेती है, उसको कहते हैं बायबैक, यानी कि उल्टा, जिनके पास शेयर्स पड़े, कंपनी उनको पैसे देके अपने शेयर्स वापस ले लेती है, उसको बोलते हैं बायबैक। तो इस सीन में क्या हो रहा है, इस सीन में हो रहा है कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, कंपनी पैसा दे रही है। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स का क्या होता है, रिडेम्पशन होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का क्या होता है, रिडेम्पशन होता है, ठीक है। रिडेम्पशन मतलब सर सेम चीज, प्रेफरेंस शेयर्स मैं ले रहा हूँ और उनको पैसे दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, ठीक है। फाइनेंसिंग में और क्या आता है, फाइनेंसिंग में आता है मैंने लोन लिया, मैंने बैंक से लोन लिया, तो बैंक ने मुझे 20 लाख का लोन दिया, तो मेरे पास क्या हुआ, कैश इनफ्लो हुआ, कैश इनफ्लो हुआ। एंड सिमिलरली अगर मैं वो लोन रीपे कर रहा हूँ तो क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा, क्या होगा, कैश आउटफ्लो हो गया, ठीक है। सिमिलरली डिबेंचर्स का भी सेम केस होता है, मैंने डिबेंचर्स इशू करे मार्केट में, ठीक है, और मार्केट से मुझे पैसे मिले, यानी कैश इनफ्लो हो गया, और मैंने रिडेम्पशन कर दिया डिबेंचर्स का, तो क्या होगा, रिडेम्पशन मैंने डिबेंचर्स का कर दिया, इस सेंस में क्या होगा, मैं डिबेंचर्स वापस खरीद रहा हूँ, और मैं वापस खरीदने के लिए जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको मैं पैसे दे रहा हूँ, तो मेरी तरफ से क्या हो रहा है, मेरी तरफ से क्या हो रहा है, कैश आउटफ्लो। चलो, ये हमने बेसिक पढ़ा, पढ़ते हैं हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या बोलता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी और मेन एक्टिविटीज, ठीक है, प्राइमरी और मेन एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स, गारमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी करने के लिए कोई कंपनी ऐसी जो गारमेंट मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स को खरीदना, ठीक है, इनकरेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में आप क्या बोल सकते हो, आपने वेजेस का खर्चा किया, आपने रॉ मटेरियल खरीद के उसके ऊपर जो खर्चे करवाए हैं, मान लो रॉ मटेरियल इनके केस में क्या होगा, गारमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने रॉ जो कपड़े आते हैं, ठीक है, जिन पे बाद में प्रोसेसिंग होती है, जो कटते हैं, जो सिलाई होती है, ठीक है, रॉ मटेरियल इनके लिए हुआ बेसिक कपड़ा पूरा, ठीक है, कपड़े का थान बोलते हैं उसको, आई डोंट नो इफ यू नो व्हाट थान इज, बट इट इज लाइक बहुत बड़े कपड़े का वो बंडल टाइप, ठीक है, वो हमारे लिए क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, उसमें क्या किया होगा कंपनी ने, कंपनी ने उसमें पैसे पे किए होंगे, तभी तो वो उसको मिला, कैश आउटफ्लो हुआ होगा। फिर क्या बोल रहा है, अगली चीज बोल रहा है इनकरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, यानी उस कपड़े की कटाई हुई होगी, किसी ने उसको काटा होगा, ठीक है, फिर उसको सिया होगा, सिया मतलब धागा, धागे से उसको सिला होगा, ठीक है। सो जो धागे का खर्चा है, जो मशीन का खर्चा है, ठीक है, उसमें क्या हुआ होगा, कैश आउटफ्लो, और जिसने ये सब काम किया होगा उसको हमने वेजेस भी दी होगी, तो वो भी क्या होगी, कैश आउटफ्लो, ठीक है। एंड सेल ऑफ गारमेंट्स,
सेल ऑफ गारमेंट्स मतलब वही जो फिर एंड में पूरी साड़ी बन के तैयार हुई, गारमेंट बन के तैयार हुआ, उसको फिर हम सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश इनफ्लो होगा, कैश आएगा हमारे पास, ठीक है। These are the principal revenue generating activities. These for और मेन एक्टिविटीज, ये हमारा जो तीनों एक्टिविटीज में से क्या है, मेन एक्टिविटी है of the enterprise, and these activities are not investing or financing activities. These are not investing and finance activities जो हमने ऊपर डिस्कस की. The amount of cash from operations indicates the internal solvency level of the company. यानी कि जितना ज़्यादा कैश जनरेट करेगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, वो क्या दिखाएगा कि कंपनी की एक्चुअल सॉल्वेंसी लेवल क्या है, ठीक है, क्योंकि दिस इज मेन एक्टिविटी आउट ऑफ ऑल थ्री and is regarded as the key indicator of extent to which the operations of enterprise have generated sufficient cash flows to maintain the operating capability of the enterprise. Same चीज सेम कि जितना ज़्यादा कैश फ्लो ये जनरेट करेगी, ठीक है, उतना ज़्यादा जो ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी है एंटरप्राइज की, वो दिखेगी और वो बढ़ती जाएगी, वो जनरेट होगी, ठीक है। पेइंग डिविडेंड्स, making new investments and repaying loans without recourse of external source of financing. जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैश जनरेट करेगी, उतना ज़्यादा हमारे लिए क्या होगा कि हमारा जो कैश इनफ्लो हो रहा था फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, अब आप मुझे खुद बताओ, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं अपना ऑपरेशंस बढ़ा के मैं अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से इतना सेल करूं कि मेरे पास जो कैश की रिक्वायरमेंट है, मान लो मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपीज़, मैं इतना ज़्यादा ऑपरेशंस करूं कि मेरा कैश की रिक्वायरमेंट ऑपरेशन से फुलफिल हो जाए, ऑप्शन ए। या ऑप्शन बी, मैं बैंक के पास जाऊं और बैंक को बोलूं मुझे 10 लाख दे दो अभी, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू वुड चूज कि मैं ऑपरेशंस करके 10 लाख जमा कर लूँ हाथों हाथ, ठीक है, मैं सेल करके 10 लाख जमा कर लूँ हाथों हाथ। क्यों? क्योंकि आप बैंक लोन लोगे, आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तो इट्स अ लाइबिलिटी। इंस्टेड व्हाट यू कैन डू, आप ऑपरेशंस करो, इतना सामान बेचो कि आपके पास 10 लाख रुपए आ जाए और अपने जो बिजनेस के नीड्स है वो आप फुलफिल कर सको, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट इज सेइंग. Cash flow from operating activities are primarily derived from main activities of the enterprises. हमने बात कर ली है इस बारे में. They generally result from the transactions and other events that enter into determination of net profit and loss. जनरली ये जो इवेंट्स होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कंपनी का, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। नाउ व्हाट आर सम कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? क्या क्या कैश इनफ्लोज होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में? कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. कोई ऐसी कंपनी जो सर्विस दे रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसल्टेंसी फर्म. कंसल्टेंसी फर्म मतलब ऐसी फर्म जो कंसल्टेंसी देती है अलग अलग फील्ड्स में कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए. तो वो कोई गुड्स थोड़ा ना प्रोवाइड कर रही है आपको, वो अपनी सर्विस दे रही है, ठीक है, वो अपनी सर्विस दे रही है. तो अगर वो अपनी सर्विस दे रही है और उस सर्विस के बदले सामने वाला उसको पैसा पे कर रहा है, तो व्हाट इट इज फॉर देम, उनके लिए वो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. तो और वो सर्विस देगी तो ऑब्वियसली उनको क्या मिलेगा, कैश इनफ्लो, ठीक है. सिमिलरली मैं गुड्स को सेल करूंगा तो भी मेरे पास क्या आएगा, कैश इनफ्लो आएगा. सेकंड, कैश रिसीट फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशंस एंड अदर रेवेन्यूज. मैंने, मेरे पास कोई कस्टमर आया, ठीक है, उसने मेरे को बोला कि यार तुम इतनी बड़ी कंपनी हो, इतना बड़ा फर्म हो, ठीक है, मेरे को एक पीसी बिल्ड करवाना है. मान लो मेरी कोई टेक फर्म है, ठीक है, वो बोल रहा है कि मेरे को एक पीसी बिल्ड करवाना है, ठीक है. तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि यार हमारे यहाँ तो पीसी बिल्ड नहीं होगा क्योंकि हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेक फर्म है, पर मैं एक जने को जानता हूँ जो आपके लिए काम कर देगा. तो मैंने क्या किया, रेफर कर दिया. वो कस्टमर उठ के उसके पास गया और उसका कस्टमर बन गया. अब मैंने मेरे पास जो बंदा आया था मैंने उसको भेजा है, ठीक है, और वहां उसने सर्विसेज ली. तो जिस बंदे को मैंने रेफर किया वो क्या करेगा, मुझे कमीशन देगा कि यार आपकी वजह से मेरी इतनी सेल हुई, ठीक है. तो कमीशन मेरे लिए क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है, ऑपरेटिंग, क्योंकि मैंने बिजनेस के दौरान क्या किया है, काम किया है, वो ऑपरेशंस के दौरान मैंने क्या किया है, वो काम किया है, ठीक है.
सिमिलरली फीस हो गई या फिर रॉयल्टी मिल रही है मुझे, ये सब क्या होता है, कैश इनफ्लो होता है। नाउ व्हाट आर सम कैश आउटफ्लोज, मैंने कैश पेमेंट किया टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, सेम गुड्स खरीदे, सर्विसेज ली, कैश पेमेंट किया। कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को मैंने सैलरी पे की या एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे सरकार को टैक्सेस पे किए, तो क्या हो गया, वो टैक्सेस तो नहीं कहूँगा मैं, खैर वो पैसा एम्प्लॉयज़ का ही है, बट हाँ पहले मैं उनको पे करूँगा फिर वो पे करेंगे, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। डोंट अपने को इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं। खैर, कैश पेमेंट्स टू एन इंश्योरेंस एंटरप्राइज फॉर प्रीमियम्स एंड क्लेम्स, मैंने इंश्योरेंस ले रखा था और मैंने इंश्योरेंस के लिए क्या पे किया, प्रीमियम पे किया, ठीक है, तो उसके लिए मैंने प्रीमियम कैसे पे किया, कैश में पे किया। कैश पेमेंट्स ऑफ इनकम टैक्सेस अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड वाइल फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है सर कि मैंने इनकम टैक्स पे किया, अब मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स किस पे करूँगा, सर मैं इनकम टैक्स अपने ऑपरेशंस पे, जो मैंने प्रॉफिट कमाया उस पे मैं इनकम टैक्स पे करूँगा, ठीक है। तो जनरली आना तो चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। कैश आउटफ्लो हो रहा है किस सेंस में, इनकम टैक्सेस के सेंस में। सो ये इसमें इन्होंने क्या कह रखा है कि दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विद फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सर समझ नहीं आया, थोड़ा कुछ बताता हूँ। ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जिन पे स्पेशली अलग से टैक्स लगता है, इनकम टैक्स में प्रोविजंस होते हैं जिसपे स्पेशली अलग से टैक्स लगता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, बट मैं आपको जनरली ऐसा बिगर कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। इनकम टैक्स आपका, इनकम टैक्स में आपका एक हेड है जो बोलता है कैपिटल गेन्स और लॉसेस। नाउ व्हाट इज कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस, बहुत सिंपली मैनर में बताने की कोशिश करता हूँ। मैं एक कंपनी हूँ, धर्मेंद्र पंजवानी एंड कंपनी, ठीक है। धर्मेंद्र पंजवानी एंड कंपनी ने इन्वेस्टिंग के पर्पज से एक लैंड खरीदी, एक लैंड खरीदी इन्वेस्टिंग के पर्पज से, कितने में, 10 लाख रुपीज में लैंड खरीदी, ठीक है। और मैंने उस लैंड को खरीद के रख दिया, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने उस लैंड को खरीद के रख दिया, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, 5 साल के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं वो लैंड बेच देता हूँ, और मैं वो लैंड मैंने बेच दी। मैंने कितने में लैंड बेची, मैंने बेची 15 लाख में। मैंने कितने में बेची, 15 लाख में, ठीक है। अब वैसे तो बहुत सारी इसमें चीज़ें, बट आपको जनरली मैं बेसिकली बता देता हूँ। मैंने 15 लाख में लैंड बेच दी, 5 साल के बाद, खरीदी थी 10 लाख में। मैंने कितना कमाया, मैंने कमाया 5 लाख। मैंने क्या कमाया, 5 लाख, ठीक है। अब मैंने 5 लाख इनकम कमाई, वो इनकम किस चीज़ में से कमाई, वो इनकम मैंने चीज़ में से कमाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्ट करके कमाई मैंने वो इनकम, ठीक है। मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किए लैंड में और मुझे मिले 5 साल के बाद 15 लाख। मैंने 5 लाख कमाया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से, ठीक है। अब इनकम टैक्स लॉ में ये बोलता है कि आपको 10%, मेरे को रेट ढंग से ध्यान नहीं है लॉन्ग टर्म, खैर छोड़ो, मान लो 10% कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा, ठीक है, 10% कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। यानी कि मैंने कितना कमाया, 5 लाख, 5 लाख पे 10% कैपिटल गेन का इनकम टैक्स लगेगा, यानी कितना लगेगा, 50,000। तो 50,000 अलग से टैक्स लग रहा है ना, अलग से इनकम टैक्स लग रहा है किस पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। सो अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे अगर इनकम टैक्स लग रहा है, तो जो स्पेसिफिक एक्टिविटी का इनकम टैक्स है वो उसी एक्टिविटी में आएगा। यानी कि यहाँ पे मैंने 5 लाख कमाए किससे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे टैक्स लगेगा और इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो इनकम टैक्स किस पे आएगा, वो आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे, ठीक है। सिमिलरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे भी ऐसा हो सकता है। वट आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ये बता दिया जाएगा। वैसे तो मुश्किल ही है ऐसा कोई क्वेश्चन आना, बट आई विल टेल यू कि इसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। द नेट पोजीशन इज शोन इन केस ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। आई डोंट नो ये पर्पसेस क्या दे रखा है, बट खैर, इन ईदर केस दे रिप्रेजेंट इन्वेंट्री specifically held for resale. Therefore, cash flows arising for purchase and deal and sale of dealing of trading securities are classified as operating activities। मतलब भाई जो ट्रेडिंग सिक्योरिटीज है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई कर रखा है। जैसे कि मैं समझा नहीं, कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई कंपनी है जिसका मेन बिजनेस ही क्या है,
मेन बिजनेस ही क्या है कंपनी का? मेन बिजनेस शेयर खरीदना और शेयर बेचना। अब आप हो गए कंफ्यूज कि सर किसी कंपनी का बिजनेस, मेन बिजनेस क्या है? शेयर खरीदना और शेयर बेचना। तो अगर किसी कंपनी का मेन बिजनेस ये है तो हम उसको इन्वेस्टिंग में डालें या ऑपरेटिंग में डालें? सिंपल, सिंपल। अगर उसका मेन बिजनेस ये है ना, आप इन्वेस्टिंग भूल जाओ, आप डालो ऑपरेटिंग में। आप डालो किस में? ऑपरेटिंग में। सिमिलरली जो अपने ये होते हैं, क्या बोलते हैं यार, अम, जो बिल्डर होते हैं, जो बिल्डर होते हैं, ठीक है, बिल्डर का क्या काम है? बिल्डर का काम है, बिल्डर लैंड खरीदेगा, उस पर कंस्ट्रक्शन करेगा और वो बेच देगा, ठीक है। सो उसका मेन काम क्या है? उसका मेन ऑपरेटिंग काम क्या है? उसका मेन ऑपरेटिंग काम यही है, लैंड खरीदो, उस पर कंस्ट्रक्शन करो और उसको बेच दो। मोस्ट और वैसे नॉर्मली बिना कंस्ट्रक्शन के भी बेच सकते हो आप, लैंड खरीदो और उसको बेच दो। खरीदना बेचना मेरा काम है, ठीक है। जब मेरा काम ये है, मेरा ऑपरेटिंग काम ये है, मेरा ऑपरेशंस का काम ये है, तो मैं ये किस में डालूंगा? एक्टिविटीज फ्रॉम ऑपरेशंस में, ठीक है। Similarly, cash advances and loans made by financial enterprises are usually classified as operating activities since they relate to main activity. और एक और एग्जांपल बहुत ही बढ़िया, अगर मान लो मैं एच डी एफ सी बैंक का अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, मैं एच डी एफ सी बैंक का अकाउंटेंट हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, एच डी एफ सी बैंक ने क्या किया, एच डी एफ सी बैंक ने बहुत लोन्स दिए हैं, मान लो 1 करोड़ का लोन दे रखा है किसी को, ठीक है। तो क्या वो 1 करोड़ का लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा? बताओ मुझे, क्या वो 1 करोड़ का लोन जो एच डी एफ सी बैंक ने दिया वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा? नहीं सर, वो किस में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। क्यों? क्योंकि बैंक का काम ही है लोन देना। बैंक का क्या काम है? लोन देना। तो जो मैंने लोन दिया है, यानी मेरा क्या हुआ? कैश आउटफ्लो हुआ। वो कैश आउटफ्लो किस में दिखेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखेगा। किसके? एच डी एफ सी के, ठीक है, सबके नहीं। एच डी एफ सी का मेन ऑपरेटिंग काम क्या है? यही तो काम है, लोन देना। यही तो काम है, लोन देना। करेक्ट। और क्या? डिपॉजिट्स भी लेना। बैंक क्या करता है? आप जाते हो बैंक में और आप बोलते हो सर ये मेरे 1 लाख रुपए कैश है, ये इसको जमा कर लो। तो क्या वो बैंक का कैश हुआ? नहीं, कैश तो मेरा हुआ ना। तो बैंक क्या कर रहा है? वो अपने पास सेफ रख रहा है। बैंक के लिए क्या है वो? लाइबिलिटी। आपके लिए वो क्या है? असेट है, ठीक है। सो बैंक को कैश इनफ्लो हो रहा है, बैंक को कैश इनफ्लो हो रहा है, बट वो कैश इनफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो नहीं है ना। वो कैश इनफ्लो सिंपली क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। किसके लिए? बैंक के लिए। क्योंकि बैंक का ऑपरेशन ही है कैश डिपॉजिट लेना और कैश को लोन पे दे देना, ठीक है। यहाँ पे हमने बहुत बहुत अच्छी तरीके से, आई थिंक, आई होप सो, बहुत अच्छी तरीके से हमने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को थोड़ा समझा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी 2 एक्टिविटीज को भी समझेंगे और उसके बाद तीनों का जो कोरिलेशन है, तीनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। स्टेटमेंट कैसे बनता है, क्या बनता है, वो हम आगे वाली क्लासेस में ऑफ कोर्स देखेंगे। बट फॉर नाउ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप समझो, क्योंकि इट इज़ द मेन एक्टिविटी। अगर आपने ये समझ लिया, बिलीव मी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कुछ है नहीं इसके सामने। अगर आपने ये समझ लिया तो वो तो चुल्लू से है, बिल्कुल एकदम हो जाएंगे आराम से, नुन्नू मुन्नू से, ठीक है। सो इन दिस क्लास हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। आराम आराम से पढ़ाई करो, कोई जल्दी लोड मत लेके करो। जितना आराम से खुले दिमाग से पढ़ाई करोगे उतना ज़्यादा समझ आएगा, उतना ज़्यादा आप अच्छे से परफॉर्म करोगे अपने एग्जाम्स में, ठीक है। टाइम लो, एक एक चीज़ के इन डेप्थ में जाओ। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ लीव अ कमेंट, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा एंड आई लेट यू नो, ठीक है। टिल देन यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल for notes and purposes, and yes, I will keep uploading as soon as possible the next parts of this chapter. Till then, goodbye.